तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गिरीश डूका की तरफ से आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि नीट 2023 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही एनालिसिस के बाद ये क्वेश्चन निकाले गए हैं। और एक अंदर की बात बता दूं, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, देख लेना। 7 मई को इसी चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करके सारे क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, सारे क्वेश्चन। और A to Z क्वेश्चन जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, मैं उसके कंसेप्ट बताऊंगा। और क्वेश्चन को तुक्के कैसे मारने हैं ये भी सिखा दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में करे कैसे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देखेंगे आने वाले दिनों में, जितने भी हमारे पास दिन बचे हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास वेव ऑप्टिक्स का। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन केस ऑफ पोलराइजेशन इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे बाबा, एंड थीटा पी इज द पोलराइजिंग एंगल। तो आपको ये चीज पता है, इसका पता होगा कि क्या इसके अंदर कंसेप्ट होता है। जिस जिस बच्चों को इसका कंसेप्ट पता है, आइए इसका आंसर टिक करते हैं। आई इक्वल टू थीटा पी। होता क्या है इसके अंदर, एक लाइट पड़ती है। एक लाइट पड़ी किस पे, थीटा पी एंगल पे। थीटा पी एंगल क्यों बोला, कुछ पोलराइजिंग एंगल है। कितना एंगल है मुझे नहीं पता। इसमें क्या होता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट कर जाती है। जो रिफ्लेक्ट करती है वो पूरी ही पोलराइज होती है। ये चीज आपने इसके कंसेप्ट में पढ़ा होगा। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, उनके बीच में कितना ही एंगल है। नीट ने कई बार इस कंसेप्ट पे कितने ही सवाल पूछे हैं। और ये कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई करी है उनको ये क्वेश्चन पता होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके बीच में एंगल पे तो क्वेश्चन पूछा ही गया था। जब पूछा गया था, बच्चे कह रहे अरे भाई साहब ये क्या पूछ लिया, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है भाई, कमल के जाना। एनटी जब से आया है एनसीईआरटी की थ्योरी वाले क्वेश्चन पे मारने की कोशिश कर रहा है। तो एक रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्टेड पूरी ही पोलराइज होती है। एक अनपोलराइज लाइट मारी, वो थीटा एंगल पे सेम जितना थीटा पी था उतना ही थीटा पी पे रिफ्लेक्ट हुआ। और वो जो रिफ्लेक्टेड थी पूरी ही पोलराइज थी, और जो रिफ्रैक्टेड थी वो पार्शियली पोलराइज थी और पार्शियली अनपोलराइज थी। और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल 90 डिग्री था। समझ आया बच्चों। देखो, तो क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा है, आई इक्वल टू थीटा पी रिफ्लेक्टेड आई इज अ फुल्ली पोलराइज। तो एक ऑप्शन गलत है। मैंने बोला रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी पोलराइज्ड होगी, ना कि रिफ्रैक्टेड। डिफरेंस है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। अरे इतना तो पता होगा यार, छोटी सी चीज है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अरे बाबा, व्हाइट पे व्हाइट क्यों चलाए, पीला चलाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत। अगला ऑप्शन, आई इक्वल टू थीटा पी रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे आर परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही बात है। ये जो रिफ्लेक्टेड है जो इस तरफ गई और जो इस तरफ गई, इनके बीच में एंगल कितना बढ़ रहा था, 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी की, दोनों के बीच में 90 डिग्री। और एनसीईआरटी की स्टेटमेंट नहीं है खाली, रे ऑप्टिक्स पढ़ा है ना। रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड अलग अलग टॉपिक है। वेव में दोनों को मिला दिया, एक अनपोलराइज लाइट मार दी, तो उनके बीच में हमेशा ही नीट 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके बीच में कितना एंगल होगा। अब वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुझे नॉर्मल से एंगल बताओ, नॉर्मल से कितना एंगल होगा। तो डरने वाली बात नहीं है बेटा। देखो, ये 90 होता है। यहाँ जो ये कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ये वाला एंगल निकल जाएगा, क्योंकि मुझे इंसिडेंस का एंगल पता है। तो कौन से लॉ है हमारे पास, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से सारी चीजें इजीली निकल जाएगी। जब ये ठीक निकल जाएगा तो ये मुझे पता है कितना है, 90 है। 90 में से और प्लस कर दूंगा, टोटल की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये ऑप्शन तो ठीक ही है। अगला, आई इक्वल टू थीटा पी रिफ्लेक्टेड लाइट इज अ फुल्ली पोलराइज्ड। मतलब सही बात है, रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी वो टोटली और फुल्ली पोलराइज्ड होती है, रिफ्रैक्टेड पूरी पोलराइज्ड नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। बोथ सेकंड एंड टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपने इसके सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट पढ़े ही होंगे कि ऐसा क्यों होता है। मुझे इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो सिर्फ इसका कोर कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा।
देखो इसका सिंपल क्वेश्चन किसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए, क्या फॉर्मूला है, आर पी इजकल टू डी अपॉन 1.22 लेमडा। याद रखना है क्वेश्चन, भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों में कई बार इस रेशियो पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कई बार तो कई बार। यही वेवलेंथ देता है, रिजॉल्विंग पावर पूछ लेता है, सिंपल सा लॉजिक है। रेशियो का क्वेश्चन पूछे जा रहा है, चाहे वो सरफेस टेंशन हो, चाहे वो रिजॉल्विंग पावर हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, रेशियो का क्वेश्चन आना है तो आना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। तो ध्यान रहे ना, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वहां आते आते क्वेश्चन छूट जाएंगे, और आते आते क्वेश्चन छूटेंगे ना तो डॉक्टर नाम का सपना जो है वो नाम के आगे से कहीं और चला जाएगा साथ में लगने की वजह। तो ध्यान रहो। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, लैम्डा कितना है, पहला लैम्डा दे रखा है RP1 इक्वल टू RP2। कैसा रिलेशन है, RP में इनवर्स का रिलेशन है। तो पहला लैम्डा कितना दिया हुआ है हमारे पास, हाँ बाबा 600। दूसरा कितना दिया हुआ है 450। बटा टक, क्या आंसर है, क्या आंसर दिख रहा है, 999999। आपको दिख रहा है कुछ आंसर, आंसर सी इज करेक्ट। रेशियो इजी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इनसाइड अ ग्लास स्लैब व्हेन व्यू फ्रॉम टू अपोजिट फेस ऑफ एन प्लेन ग्लास स्लैब अपीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। घुमाने वाला क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीजों में आए दिन किसी किसी टेस्ट सीरीज में पढ़ा रहता है, पर नीट ने अभी तक पूछा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है पूछने की। क्यों, क्योंकि नीट ने एक बार अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, पर ये क्वेश्चन एम्स ने 2015 या 14 के करीब पूछा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट को अगर एक तरफ से देखे तो 9 सेंटीमीटर दूर दिखता है, दूसरी तरफ से देखे तो 5 सेंटीमीटर दूर दिखता है। डरने की जरूरत नहीं है, गिरीश सर है आपके साथ। कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो जो बच्चे ड्रॉप में है, 12th में है, ये वाला क्वेश्चन सबने ही देखा होगा। पर मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करा, हवा गायब हो जाएगी। एनटीए जानबूझ के एक क्वेश्चन डालेगा आपके बीच में, क्योंकि उसे पता है आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, दो दो इक्वेशन बनाओगे, दो दो इक्वेशन आपकी सॉल्व नहीं होगी आपसे, आपके हाथ पैर फूलेंगे। आगे आने वाले जो सही क्वेश्चन होंगे वो भी आप गलत करोगे। उसका काम ही है सिलेक्शन नहीं, एलिमिनेशन करना। क्या करना, एलिमिनेशन। तो वो कर देगी, और जो बच्चे कुछ बच्चे हैं डॉक्टर बना लेगी वो। सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप बताता हूँ क्या चीज ध्यान रखना। देखो क्या कह रहा है, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट इनसाइड अ ग्लास स्लैब व्हेन व्यूड फ्रॉम टू अपोजिट फेस ऑफ अ प्लेन। मतलब एक जगह से कह रहा है कि एक जगह से व्यू कर रहे हैं तो 9 सेंटीमीटर है, एक जगह से व्यू कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितने सेंटीमीटर होगा एक स्लैब का, 15 सेंटीमीटर। मतलब एक जगह से हमने देखा गया यहाँ से। तो रिस्पेक्टली फ्रॉम द सरफेस द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज, तो मतलब ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी हुई। तो देखो ये अपना एपरेंट आपने पढ़ा है, इसका बेसिक सा फॉर्मूला, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो रियल डेप्थ को कैसे लिख सकता हूँ, एपरेंट इंटू म्यू लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत क्या, नहीं है ना। तो हमारे पास एपरेंट दिया हुआ है, एक जगह से देख रहे हैं इतनी है, एक जगह से देख रहे हैं तो इतनी है, तो टोटल कितनी होगी भाई, 14 हो गई। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 14 मल्टीप्लाई म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू अपने पास दिया हुआ है 1.5, सीधा आंसर आएगा 21। कैसे किया कैलकुलेट, इधर देख लो बाबा, 7 3 जा, तो 21 आ गया क्या आंसर। बहुत 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 ऐसी ट्रिक है, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ डूगा इंडिया पे मिलेगी। देख लेना, शर्त के साथ बता रहा हूँ, किसी भी बुक कहीं भी ढूंढ लेना, अगर ये ट्रिक मिल गई तो फिर बता दूंगा। आओ, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। हर जगह हर एक चीज दी हुई थी, फॉर्मूले में डालते हैं, इतनी इतनी लंबी लंबी इक्वेशन बनाते हैं, जरूरत ही क्या है। नहीं करना भाई, नहीं करना, फंसा रही है, मत फंसो, मत फंसो, बता रहा हूँ सामने नीट फंसा रही है, नीट फंसा रही है, कोई और नहीं फंसा रही, नीट फंसा रही। तो नहीं फंसना उनके चक्कर में, हमें डॉक्टर बन के आना है। उनके ऐसे ऐसे सवालों को ऐसे आंसर देंगे, मतलब सामने वाला हमारे कितनी भी हमें फंसाए और अच्छे से निकल जाएंगे। और आगे देखते हैं कैसे करेंगे। A tap supply water at 22 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बाबा, एक
2T है 2T। A person take 1 kg of water per minute at 42 degree Celsius from geyser। अच्छा, the power of the geyser is, अबे क्या क्वेश्चन है, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम, इस पे क्वेश्चन है। नाइन्थ क्लास के बच्चे को पता होता है पावर क्या होती है, पर नाइन्थ क्लास को बच्चे को ये नहीं पता होता कि किसी भी सिस्टम में कितनी एनर्जी लगेगी, वो वर्क डन के इक्वल होगी। एनर्जी या वर्क डन सेम चीज है, पर जहाँ टेम्परेचर चेंज होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो 12th क्लास के बच्चों को 11th क्लास के बच्चों को तो पता होगा ना। चलाओ देखो, अब देखो क्या फॉर्मूला है हीट सप्लाई का, MS∆T। तो चेंज इन हीट एनर्जी के इक्वल, तो वर्क उसको लिख देंगे Q=MS, मास कितना है 1 kg, एस कितना हो जाएगा पता है हमें 4200, डेल्टा टी कितना है 42 माइनस 22 कितना हो जाएगा 220 क्या हो जाएगा 20, ये क्यू की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो चेंज इन हीट एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, कितनी सिस्टम में पहले कितनी थी बाद में कितनी हुई, तो इसको सीधा लिख देंगे 1 × 4200 × 20 अपॉन टाइम, कितना कितने टाइम में पूछ रहा है सेकंड में, सेकंड में याद रखना, ऐसा यूनिट भूले सावधानी हटी दुर्घटना हट गई। सीधा 60 से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा, आंसर कुछ आपका 1800 कुछ आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, पूरा सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, सॉल्व करो बस, इतना सा आंसर है। देख रहे हो एनटीए इतने छोटे छोटे इतने आसान सवाल क्यों पूछ रही है आपको पता है। 180 मार्क्स का पेपर फिजिक्स का, 50 क्वेश्चन 45 मिनट, मतलब 1 मिनट में एक से ज्यादा क्वेश्चन करने की आपकी कैपेबिलिटी हो। अब इतना बड़ा क्वेश्चन वो नहीं डालेगी, क्यों, अबे भाई ऑब्वियसली बात है वो ऐसे क्वेश्चन डालेगी जो ट्रिकी हो थोड़े, एक एक मिनट में आप फंसो। आप जहां हल्की सी वो यूनिट घुमाएगी आपको गलत कराने की कोशिश करेगी, वो लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगी आपसे। देख लेना नीट में 720 में से 700 से ऊपर मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा होगा जो 1 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लेता होगा। लिख के रख लो मेरी बात ये, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आपको लग रहा है बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, 1 मिनट में इजीली कैलकुलेशन सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आप ये करेंगे। इसको करना क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई साहब हर साल एक स्टेटमेंट के क्वेश्चन फिक्स है, बहुत ध्यान से करना, वो फंसाएगी, फंसना नहीं है। A negative charge particle in electric field experience a force in the direction of electric field। अच्छा आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल जाती है और पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। पता है ना भाई, अभी सिर्फ हमें कंसेप्ट पढ़ना है, ऐसा होता है, क्यों होता है उसके लिए लेक्चर रेफर करो, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गलत है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो उसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है भाई साहब। क्या लिखा है, एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं नहीं भाई नहीं नहीं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, अभी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और हमसे पूछा क्या है, आपको एक और हिंट दे रहा हूँ भाई साहब, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। करेक्ट और इनकरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही इसको गोला मार लेना, नहीं तो यही नहीं पता चल रहा कि करेक्ट ढूंढ रहे हैं इनकरेक्ट ढूंढ रहे हैं। तो इस चीज पे बहुत ध्यान रखना, स्टेटमेंट में पूछी क्या गई है, करेक्ट पूछी गई है इनकरेक्ट पूछी गई है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन द, ये पढ़ लिया, अच्छा ये स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में फॉर्म क्लोज लूप, नहीं 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 बाबा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नहीं बनाती भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल में बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, बिल्कुल भाई। अगर दो दोस्त साथ में बैठे हैं बहुत गप्पे शप्पे मार रहे हैं, उनकी बातों में डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है कोई थर्ड पर्सन आके कि क्या तुम बात कर रहे हो,
ऐसा ही चार्ज पार्टिकल के अंदर भी होता है। अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे हों तो उन पे लगने वाली फोर्स कुछ और होगी। अगर तीसरा चार्ज पार्टिकल उसके अंदर आ गया तो वो फोर्स फोर्स वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। ये चीज हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में करके देखा है। नहीं देखा तो चैनल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर पड़ा है, जाके देख लो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ 1 और 3। अबे 1 तो वैसे ही गलत है, 3 का अबे चल। थर्ड आंसर। अगला, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर शोन इन द फिगर। अब वो पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी ये बताओ। तो वोल्ट मीटर लगने के लिए पता है हम देख क्या क्या कंसेप्ट लगाते हैं। कोई किरचॉफ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, करने की जरूरत नहीं है। हम अपने बेसिक फंडा इतने स्ट्रांग रखेंगे ना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इजीली टैकल कर देंगे। डरने की जरूरत नहीं है। देखो, अब सबसे पहले आप इस सर्किट को अच्छे से सॉल्व करो। टिंग टिंग टिंग। ऊपर कितना है? ऊपर तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है पर है 600। नीचे है 100 वोल्ट का पोटेंशियल। 200, 300, 100, 100 वोल्ट का ही लगा हुआ है 600। अच्छा, मैं इसका नेट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? अरे बाबा ये किस में लगे हैं? पैरेलल में। जब 600 और 300 का पैरेलल कितना होगा? सीधा बताऊं, सीधा बताऊं। आर ए पैरेलल R1 × R2 अपॉन R1 + R2। कुछ कह रहा हूँ, याद आ रहा है? अरे आ रहा है यार, ये फॉर्मूला नहीं बताऊंगा यार, ये 10th क्लास से पढ़ते आ रहा है, ये चीज मैं बताऊं? ऐसा होगा क्या? नहीं ना। ये देखो, आर है, आर पहल का फॉर्मूला R1 × R2 अपॉन R1 + R2। अबे बाबा ये कहाँ से आ गया? R1 + R2 कितना? 600 × 300, 1800। 600 × 18,000, ये लो, अपॉन 6। अबे बाबा 900। यह आपका फिर आ जाएगा 200 के आसपास। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगा, वो आएगा कितना? 200 आएगा। मतलब एक नई रेजिस्टेंस बन गई वोल्टेज के साथ। कितनी? 200 की। यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, यहाँ पे 100। और हमारे पास वोल्टेज कितनी लगी हुई है? 100 वोल्ट की। तो हम क्या करंट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आओ देखो, क्या फॉर्मूला है? आई इक्वल टू ओम्स पावर का क्या फॉर्मूला? V/R। V कितना? 100। सारे सीरीज में लगे हुए हैं, दिख रहे हैं ना भाई? ये भी सीरीज, ये भी सीरीज, ये भी सीरीज। कोई दिक्कत क्या? नहीं है ना। तो 200, 200, 400, कितने रुपये हो गए? 500। ओ भाई 500 हो गए। ये कितना कट गया? करंट कितना आ गया? 1/5। अच्छा, आपको एक कंडीशन पता है क्या? सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड करता है। पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड करता है भाई, पोटेंशियल सेम रहता है। ये चीज कंडीशन याद रखना। नहीं पता तो याद कर लो यार, ये तो बचपन में पढ़ते थे। 10th क्लास के बच्चों को पता होगी, आपको नहीं पता। नीट देने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, ये नहीं पता? पढ़ो। आओ आगे देखते हैं। आई इक्वल टू कितना आ गया? 1.5। अब देखो, अब एक चीज बताता हूँ। अब आपको इस वाले पोटेंशियल, इस वाले रेजिस्टेंस में बताना है कि कितना होगा। V इक्वल टू इस वाले, इसमें कितना ड्रॉप बताना है, कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यही कह रहा है ना भाई? इसमें इस वाले रेजिस्टेंस से पोटेंशियल का ड्रॉप बताओ। तो V इक्वल टू, अच्छा दूसरे पेन से कर लेते हैं, ये लो। V इक्वल टू IR होता है। तो I कितना जा रहा है? सीरीज के अंदर करंट सेम, तो मतलब वहां भी सेम। अरे सब जगह सेम, सबको पैसे इक्वल बट रहे हैं। तो जितने एक को बटे उसके दूसरे को भी उतने ही बटेंगे यार, इतनी तो कॉमन है यार। 1/5। रेजिस्टेंस कितना है वहां पे? अबे रेजिस्टेंस 200 है भाई। तो 200/5 कितना हो जाएगा? अबे 40 वोल्ट आ रहा है भाई। मतलब 200 ओम के पास, मतलब यहाँ पे 40 वोल्ट का ड्रॉप हो गया था। अरे भाई मतलब यहाँ पे 40 हुआ तो यहाँ पे भी 40 हो गया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम था, सेम था, सेम था। तो इसका आंसर कितना? थर्ड। तो आंसर कितना? 40 वोल्ट। कोई दिक्कत क्या? कैसे सॉल्व किया पता चल गया ना? आओ आगे देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। ओ हो। नॉर्मल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। देखो क्या क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस फॉर 4 सेकेंड। अच्छा, एक मास पड़ा हुआ है 5 kg का,
उस पे फोर्स मार रहे हैं 10 न्यूटन की। कितनी फोर्स मार रहे हैं? 10 न्यूटन की। ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐप फिसल के गिर जा रहे हैं, नहीं नहीं। ऐसा नहीं करना। और 4 सेकंड के लिए मार रहे हैं, तो बताओ ये रहा फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है, 10 न्यूटन का फोर्स मार रहा हूँ। 10 न्यूटन का जब मैं फोर्स मारूंगा तो कितनी वेलोसिटी से ब्लॉक मूव करने लग जाएगा भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है। करके दिखाऊं क्या? चाहूं तो 1 मिनट से पहले करके दिखा सकता हूँ, पर आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले एक काइनेमेटिक्स की इक्वेशन दी हुई है। v वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल टू u प्लस एटी। अच्छा बच्चे कहेंगे एक दूसरे वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया जो ये वाला फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अरे बाबा, अरे बाबा, आपको डिस्टेंस पता है क्या कि मैंने कितने दूर तक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है? नहीं पता ना, तो जब डिस्टेंस ही नहीं पता तो वो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? आपको टाइम पता है, एक्सप्रेशन हम निकाल लेंगे। टाइम पता है, टाइम पता है तो वेलोसिटी आ जाएगी क्या? आ जाएगी। देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, कितना फोर्स लगा है? फोर्स अपॉन मास। कितना फोर्स लगा है? 10 न्यूटन का। कितना? 5 केजी पे, तो कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। कोई दिक्कत क्या? नहीं है ना। देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है? 2। कितना टाइम के लिए? 4 टाइम के लिए, तो कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकंड आ गया क्या? अबे इतना आसान क्वेश्चन, अब क्या पूछ रही है नीट? 8 मीटर पर सेकंड आंसर सही है ना? बिल्कुल, कोई दिक्कत? कैसे किया पता चल गया ना? आओ आगे बढ़ते हैं। ओहो, हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। कार्नोट इंजन इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आप देखो, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 500 केल्विन। अच्छा, करे क्या सॉल्व? आओ करते हैं। थोड़े लेंदी कैलकुलेशन जाती है, सॉल्व करते हैं। आपको एफिशिएंसी पता है क्या होती है? कार्नोट की एफिशिएंसी। अरे बाबा, पेट्रोल गाड़ी की ज्यादा एफिशिएंसी कि डीजल गाड़ी की ज्यादा एफिशिएंसी? पढ़ाएंगे ना हम कंसेप्ट। डीजल गाड़ी गाड़ी एक्सीलेटर दबाओ तो बनती है फास्ट एंड फ्यूरियस। क्या बनती है? फास्ट एंड फ्यूरियस। टेंशन नहीं लेना, पेट्रोल गाड़ी नहीं लेंगे, डीजल की गाड़ी लेंगे। आओ, वो सब चीज लेक्चर में देखेंगे। आओ इधर देखो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या? 1 - T1 अपॉन T2। क्या है T1? सोर्स का टेम्परेचर। क्या है T2? सिंक का टेम्परेचर। याद रखना, सोर्स कौन सा और सिंक कौन सा। क्योंकि बच्चे, टेम्परेचर देखते ही बस टेम्परेचर पुट मारो, वैल्यू पुट कर दो। कोई मतलब नहीं कहाँ पुट कर रहे हैं, सोर्स में पुट कर रहे हैं, सिंक में पुट कर रहे हैं। अबे बाबा देख तो लो, सोर्स ज्यादा होगा तभी तो उसकी एनर्जी कन्वर्ट होगी सिंक में। अबे भाई, अबे भाई, देने वाले के पास ज्यादा पैसे होंगे तभी तो वो गरीब को देगा, गरीब थोड़ी अमीर को देगा। कैसी बातें कर रहा है भाई? तो सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर। अब देखो, वो कह रहा है कि भाई जब 500 केल्विन था ना सिंक का टेम्परेचर, तब एफिशिएंसी कितनी? 50%। अरे बाबा, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी भी होती है क्या किसी गाड़ी की? आओ कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं लेना देना कौन सी गाड़ी है किसके पास। 50/100 इज इक्वल टू 1 - T1/T2। कितना टेम्परेचर? 500 केल्विन। केल्विन में याद रखना है, याद रखना केल्विन है तो केल्विन में ही आंसर करेंगे। क्योंकि नीट के एग्जाम में वो यूनिट्स में आपकी बिगाड़ देता है आपका खेल। यूनिट्स में खेल बिगाड़ देगा, दिक्कत हो जाएगी, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी बच्चों। आराम से करना। देखो, ये कटेगा, कितना हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 1 - T1/500। तो कितना हो जाएगा? T1/500 इज इक्वल टू 1/2। ये उधर जाके जाए, भाई वही होगा ना। तो एक रिलेशन बन गया कैसा? T1 इक्वल टू कितना? 500/250 केल्विन। T1 कितना है? 250 केल्विन। अगला करते हैं। अगला जो सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है? इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज केप्ट एट अ कांस्टेंट एफिशिएंसी रेज टू 60%, देन द रिक्वायर्ड सिक्स टेम्परेचर विल बी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इनकी एफिशिएंसी ना हमने 60% बढ़ा दी, तो बताओ सिंक का टेम्परेचर कितना होगा? हमने सिंक, पहले वाले सिंक के टेम्परेचर से सोर्स का निकाल दिया। अब आगे सेम इक्वेशन बनेगी। जब सेम इक्वेशन बनेगी,
देखो, n इजकल टू 1 - T2/T1। तो ये कितनी है? 60। 100। 1 - T2/T1। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे, कट जाएगा, कितना बचेगा? ये बन जाएगा 1 बाय एक रिलेशन ये बनेगा, वहां से टी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, ये आ जाएगा। किया कैसे मैंने, आपने देख लिया। ऐसे ही इसको पूरा सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, आंसर इजीली आ जाएगा। देख लिया आपने? ऐसे ही करेंगे दोनों क्वेश्चन। दोबारा देख लो मैंने क्या किया। दोनों में बस टेम्परेचर की इक्वेशन बनाई और इसको सॉल्व कर दिया। आगे, the kinetic energy of a body of mass at a height h is equal to r by t from the earth surface when body is thrown from the surface। अबे भाई, ये क्वेश्चन आपको मैं आंसर सीधा बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में डालना। मैं अगली क्लास में इस वीडियो को आंसर बताऊंगा कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का आंसर कमेंट सेक्शन में डालना, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। आप करो ना पूरे मेथड से, मैं आपको इजी ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कैसे, देखते ही कैसे आंसर आता है। अ स्विमर विश टू क्रॉस 600 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचसी वर्मा साहब का क्वेश्चन है। नीट में 102 बार पूछा गया है और आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन के आने की। क्या कह रहा है? अ स्विमर विश टू क्रॉस अ 600 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट अ 300 किलोमीटर स्पीड ऑफ अ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर और इज 5 किलोमीटर। अच्छा बाबा, ड्रिफ्ट का क्वेश्चन है। ये रहा, अगर एक पानी बह रहा है कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर की पर सेकंड की स्पीड से बह रहा है। और ये कह रहा है कि अगर स्विमर विश करेगा जब स्टिल वाटर होगा 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्टिल वाटर में, और जब वाटर फ्लो करने लग जाएगा, अ स्विमर विश टू क्रॉस अ 6 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट अ 3 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ भाई बच्चों, अगर मैं कोई इंसान यहाँ से उसको यहाँ जाना होगा, अगर वो 5 किलोमीटर की जो उसकी स्पीड है, उस स्पीड से अगर पानी तैर रही होगी, तब तो फ्लोट करके उधर चला जाएगा। जाना चाहिए इसको यहाँ पे, चला जाएगा इसको यहाँ पे। तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, जहां जाना है वहीं तो जाना है, जाना है उसको यूएस, चला जाएगा लंदन। अबे, ये कोई बात हुई? एक ही तो जगह है, थोड़ी आगे शिफ्ट तो हो गया सर। तो आगे देखो, अब ये देखो, यहाँ जाना है, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो मतलब उसकी उसकी जो पोजीशन थी उसमें कुछ ड्रिफ्ट आ गई। तो उसको ड्रिफ्ट के रोकने के लिए क्या करेंगे? करेंगे भाई भाई तू ऐसा कर, तू थोड़ा पीछे, तू एक काम कर, यहाँ 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 जा। तू जब यहाँ जाएगा ना, तब तेरे को पानी ऐसे लेके अपने पास खुद ही आ जाएगी उस मेन पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे तुझे जाना है। यही क्वेश्चन कह रहा है। और इस कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा। जब आपको ये पता है 5, ये पता है 3, तो आप ये इजीली निकाल सकते हैं क्या? कोई दिक्कत क्या नहीं है ना? तो सीधा इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा 9 मिनट। आप इसमें वैल्यू सारी पुट करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे आने वाले हैं। मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट के लिए, अच्छे से कर लीजिएगा, नहीं तो रह जाएंगे। मैं करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन अच्छे से करना है। आपको जो जो क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स लग सकते थे मैंने सारे बताए, जो नहीं लग सकते थे वो तो मेथड से हम सॉल्व करना जानते ही हैं। ऐसा तो नहीं हम रट रहे हैं फिजिक्स को। तो इजी तरीके से सारे क्वेश्चन को टैकल कर लीजिएगा। नीट का एग्जाम जल्द आने वाला है और स्कोर अच्छे से अच्छा करना है आपको। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।